हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पीसीएस का फॉर्म आया हुआ है। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग ऑफिसर की पोस्ट हैं। तो इसके लिए कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी अलग अलग मांगा है और कुछ पोस्ट के लिए कॉमन ग्रेजुएट लेवल की डिग्री होनी चाहिए। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं और उसकी फ़ीस क्या है, एज क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है फॉर्म भरने का, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और हम लोग जो है इस चीज़ को पूरा विज्ञापन हम लोग देखेंगे। तो आज हम सिर्फ अभी प्रोसेस जो है उसके विषय में बात करेंगे। बाकी बाद में इसका सिलेबस क्या है वो हम अगली वीडियो में सिलेबस जारी करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये फॉर्म आया हुआ है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से और इसकी वेबसाइट है www.ukpsc.gov.in पर आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या है AIEI PCS 2021/2021-22 उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल एवं प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 10 अगस्त 2021 और विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 30 अगस्त 2021 को रात में 12 बजे से पहले तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप लोग अंतिम तिथि तक फीस जमा कर सकते हैं। इसकी भी लास्ट डेट 30 अगस्त 2021 को 12 बजे से पहले तक भरना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अति महत्वपूर्ण निर्देश। अभ्यर्थी ऊर्ध्व और क्षैतिज आरक्षण के संबंध में श्रेणी उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में रिट याचिका स्पेशल अपील संख्या 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8/6/2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल नंबर S 19,532/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करनी चाहिए। नंबर 2 है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। नंबर 3 है अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक 30 अगस्त 2021 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। यानी कि जो भी डिग्री मांगी गई है, जो भी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, वो 30 अगस्त से पहले वो डिग्री हासिल की जानी चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि यानी कि मार्कशीट इशू डेट हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षणिक अर्हता के विवरण में यानी कि रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंकन पत्र निर्गत होने की तिथि मार्कशीट इश्यू डेट का अंकन हो। यानी कि आपकी जो शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र हो वो अंतिम तिथि के पहले के होने चाहिए और जो भी आप लोग शैक्षणिक अर्हता का सर्टिफिकेट लगाएंगे, चाहे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन जितने भी होंगे, वो सब पहले के होने चाहिए लास्ट डेट ख़त्म होने के पहले। और आपके सर्टिफिकेट में कब आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है, आपके सर्टिफिकेट में वो हासिल करने की डेट प्रिंट होनी चाहिए। इसके बाद विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी। नंबर 4 है प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र, नेट बैंकिंग पत्र एवं नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर आवेदन शुल्क स्वीकार करने के संबंध में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा और नेट बैंकिंग के द्वारा या डेबिट कार्ड के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा अगर आपने शुल्क जमा किया है तो वही मान्य होगा। अन्य किसी प्रकार से आवेदन शुल्क अगर आप जमा करते हैं तो उसे लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5वां नंबर है कि आवेदन पत्र प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अर्थात परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी चाहे तो आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द या कैंसिल करने की अंतिम तिथि से पूर्व पुनः आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर एक आवेदन पत्र किसी गलती होने की वजह से अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले कैंसिल करके आप दूसरा फार्म दोबारा भर सकते हैं। किंतु इस दशा में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। अगर आप अपना आवेदन रद्द करते हैं तो रद्द कर सकते हैं, लेकिन आपका आवेदन शुल्क जो है वो यानी कि फ़ीस जो आपने जमा किया है वो आपकी वापसी लोक सेवा आयोग नहीं करेगा और ना ही किसी प्रकार का आवेदन पत्र हेतु आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अर्थात अभ्यर्थी को संशोधित आवेदन पत्र हेतु पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यानी कि अगर आप दूसरा नया फार्म भरते हैं, संशोधित फार्म भरते हैं नए सिरे से, तो उसकी नए सिरे से फीस लोक सेवा आयोग को देनी होगी। नेक्स्ट है 6वां नंबर की ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी या उपश्रेणी, आयु एवं परीक्षा केंद्र इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप गलती कर देते हैं तो उसमें आप सुधार का अनुरोध करते हैं तो ये अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि व नियत समय तक अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सबमिट करने एवं नियत समय तक नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। आवेदन शुल्क जमा करने न करने की स्थिति में प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा। यानी कि अगर आप जो है फार्म भर देते हैं और फीस जमा करने की जो प्रक्रिया है वो नेट बैंकिंग के द्वारा ही स्वीकार की जाएगी या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा। इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से अगर आप शुल्क जमा करते हैं करने पर तो मतलब ये 3 माध्यम से अगर आप फीस जमा करते हैं तो ही ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी, अन्यथा ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और अन्य किसी के और ज़रिए से अगर आप फीस जमा करते हैं तो वो फार्म आपका निरस्त समझा जाएगा। फिर है आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको किसी और प्रमाण पत्र की जमा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट उसके साथ में जमा नहीं किया जाएगा। चाहे आप ना तो ऑनलाइन उसमें कोई ऑप्शन दिया गया है और ना ही बाद में ऑफलाइन के ज़रिए आप जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल करके उसको अपने भविष्य में आयोग से किसी प्रकार का अगर पत्रचार करना पड़ता है तो उसके लिए सुरक्षित रख लें। फिर है 9 नंबर है कि विज्ञापित पद पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार एवं साक्षात्कार परीक्षा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी परीक्षा आयोजित की जाएगी तो लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के द्वारा जो सिटी निर्धारित किए जाएंगे परीक्षा केंद्र के रूप में, उन्हीं परीक्षा केंद्रों में
उन्हीं ज़िलों में यानी कि जो है परीक्षा होगा। और जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में सफल एवं अर्ह अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन हल्द्वानी एवं हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो है जो लोग प्री पास कर लेंगे उनको फिर मेंस के लिए उनको बुलाया जाएगा। और ये परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होगी, मेंस परीक्षा होगी, ये हल्द्वानी और हरिद्वार में होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण, अनापत्ति पत्र, प्रमाण पत्र इत्यादि से संबंधित समस्त स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अंदर आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचनार्थ विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट व दैनिक समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जो प्री पास कर लेंगे उन लोगों को फिर मेंस का फिर से फॉर्म भरना होगा। मेंस का फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो भी जितने भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनके अलावा कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो, और इसके अलावा आरक्षण या इसके अलावा भी कोई आपके पास प्रमाण पत्र है जो कि आप लगाना चाहते हैं, तो वो सब कुछ लगा करके उनकी सबकी छाया प्रति आपको आयोग की वेबसाइट आपको उसको जो है बाई पोस्ट भेजना होगा। यानी कि ऑनलाइन भी उसको अप्लाई करना है और उसका प्रिंट निकाल करके प्रमाण पत्र सहित उसको बाई पोस्ट लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। पुलिस उप अधीक्षक, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं, उनकी डिटेल क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पोस्ट पढ़ देंगे, बाकी आप लोग विज्ञापन में इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो पद का नाम और विभाग का नाम दे रखा है कि पुलिस उप अधीक्षक यानी कि डिप्टी एसपी गृह विभाग, वित्त अधिकारी वित्त विभाग, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग, सहायक निदेशक उद्योग प्रबंधक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उप संभागीय विपणन अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, खंड विकास अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग, सहायक निबंधक सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग। इसके बाद है सहायक श्रम आयुक्त श्रम विभाग में, सहायक निदेशक कारखाना बॉयलर श्रम विभाग, सहायक गन्ना आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक या माध्यमिक शिक्षा निदेशक, विधि अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मंडलीय विधि अधिकारी माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा विभाग, सहायक निदेशक मत्स्य पशुपालन विभाग, सहायक निदेशक संस्कृत विभाग, जिला पर्यटन विकास अधिकारी पर्यटन विभाग और प्रचार अधिकारी पर्यटन विभाग, सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी कृषि सेवा श्रेणी विकास शाखा कृषि विभाग, सहायक निदेशक सांख्यिकी कृषि सेवा श्रेणी 2 सांख्यिकी शाखा कृषि विभाग। इसके बाद सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी कृषि विभाग, सहायक निदेशक कृषि विभाग, सहायक निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान विकास अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पौध सुरक्षा अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मशरूम अधिकारी मशरूम विकास अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सहायक निदेशक रसायन
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सहायक निदेशक वनस्पति विज्ञान उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। नेक्स्ट है सूचना अधिकारी, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिला सूचना अधिकारी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। 30 नंबर है परिवहन कर अधिकारी, परिवहन विभाग, और बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, यानी कि CDPO की ये पोस्ट है। तो इस तरीके से काफ़ी पोस्ट आई हुई है, यानी कि 224 पोस्ट यहाँ पर टोटल दिखा रहा है। तो आप लोग जो लोग भी जो है ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो गया है वो लोग इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जिनके लिए कुछ स्पेशलाइजेशन मांगा गया है, तो उसको चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। पुलिस उप अधीक्षक गृह विभाग जो डिप्टी SP की पोस्ट है, इसके लिए मांगा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी भी विधा में, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी स्ट्रीम में आप अगर स्नातक उपाधि है आपके पास, यानी कि ग्रेजुएशन कर रखा है या उसके समकक्ष कोई अर्हता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। खा नंबर दिया हुआ है अधिमानी अर्हता, यानी कि कुछ और भी शर्तें हैं इसके साथ साथ। तो अन्य बातों के समान होने पर, यानी कि अगर ऊपर वाली बातें समान हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को सीधे भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा। जैसे नंबर 1 है कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेना में सेवा की हो। तो 2 वर्ष तक जो है आपने अगर सेना में सेवा किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी। नंबर 2 है राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दिया जाएगा। इसके बाद नोट करके दिया हुआ है कि पुलिस उप अधीक्षक पद हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो विज्ञापन के बिंदु संख्या 5 में उल्लिखित शारीरिक मापदंड के मानक को पूर्ण करता हो। तो बिंदु संख्या 5 नीचे दिया हुआ है, तो आप लोग भी विज्ञापन में देख सकते हैं विज्ञापन डाउनलोड करके। तो उसमें जैसे कि हाइट पुलिस डिप्टी SP के लिए हाइट होनी चाहिए, और सीने की जो है चौड़ाई मांगता है, तो वो कितनी है वो भी आगे देख लेंगे। बाकी आप लोग अपने विज्ञापन में भी देख सकते हैं। फिर वित्त अधिकारी के लिए यहाँ पर मांगा है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, विधि द्वारा स्थापित भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राज्यपाल द्वारा इस प्रायोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो, यानी कि आप वित्त अधिकारी अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए भारत में मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। अधिमानी अर्हता में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र हो। आरक्षण नोट कर किया है अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाली दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिन्हित श्रेणी OA, OL, PB और PD अगर हैं तो आपको यहाँ पे ये बताना होगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अगर के पद पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर दिया है। अप्लाई तो एक ही फॉर्म करना है, अलग अलग नहीं करना है। एक फॉर्म अप्लाई कर देंगे, उसी से आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आपसे मेंस मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट चूज़ करना चाहते हैं। तो शैक्षणिक अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता परिवहन विभाग के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। यहाँ पे भी अधिमान मिलेगा, यानी कि 2 वर्ष सेना में आपने सेवा किया है या फिर
राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। फिर है सहायक निदेशक उद्योग या प्रबंधक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, इसमें भी इसमें यानी कि जो है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन हो या उसके समकक्ष हो। अधिमानी अर्हता में व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर होना चाहिए, अगर स्नातकोत्तर है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। इसके बाद सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो और एनसीसी का पी प्रमाण पत्र हो। फिर है जिला पूर्ति अधिकारी सप्लाई ऑफिसर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपके पास हो। अधिमान अर्हता में कम से कम 2 वर्ष की सेवा किया हो सेना में, और एनसीसी का अगर आपके पास सी प्रमाण पत्र है तो आपको जो है अधिमान दिया जाएगा, और अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान नहीं मिलेगा। फिर है उपसंभागीय विपणन अधिकारी, इसके लिए भी आपके पास किसी विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी के लिए सेना प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या फिर एनसीसी का बी या अथवा सी प्रमाण पत्र आपके पास अगर है तो आपको अधिमान मिलेगा। फिर है खंड विकास अधिकारी ग्राम्य विकास विभाग, इसमें भी आपके पास किसी विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई या घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पर खंड विकास अधिकारी के लिए आपको मान्यता एलिजिबल हो जाएंगे। अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या बी प्रमाण पत्र आपके पास एनसीसी का हो। सहायक निबंधक की बात करें तो सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग। सहायक निबंधक सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन हो और इसके साथ में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। फिर है सहायक श्रम आयुक्त श्रम विभाग अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। सहायक श्रम आयुक्त पद हेतु अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या वाणिज्य या विधि या श्रम संबंध या श्रम कल्याण या श्रम विधि या समाज कार्य या कल्याण प्रबंध या व्यापार प्रबंध कार्मिक प्रबंध के विषय में या कार्मिक प्रबंध के विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि अवश्य होनी चाहिए। यानी कि इतने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनमें से आपके पास किसी एक सब्जेक्ट में स्नातक उपाधि हो और आपको वरीयता तब दी जाएगी, यानी कि अधिमानी अर्हता आपके पास क्या होनी चाहिए कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र हो और इसके साथ साथ एनएसएस का अगर आपके पास बी या सी प्रमाण पत्र है तो आपको अधिमान मिलेगा। फिर है सहायक निदेशक कारखाना या बॉयलर श्रम विभाग से पोस्ट है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता ऐसे अभ्यर्थियों को जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की
सेवा की हो और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो तो आपको अधिमान दिया जाएगा। नेक्स्ट है सहायक गन्ना आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता किसी विश्वविद्यालय, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि अगर आपके पास है, यानी कि एग्रीकल्चर में आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता वही है कि अधिमानी अर्हता किसी विश्वविद्यालय, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि भी है। अगर आप जो है कृषि में पीजी कर रखा है तो आपको वरीयता मिलेगी। नंबर दूसरा है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 12 नंबर पे उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं शिक्षा निदेशक, विधि अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, मंडलीय विधि अधिकारी, माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा विभाग। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से परा स्नातक अगर आपने पीजी कर रखा है तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और अधिमानी अर्हता की बात करें तो किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में अगर आपके पास स्नातक प्रशिक्षण यानी कि बीएड की अगर आपके पास उपाधि है और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि तक आपने सेवा किया है, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। नेक्स्ट है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में एमएससी अगर आपने कर रखा है। दूसरा अनिवार्य शैक्षिक योग्यता में है अथवा लगा करके कि या तो पहला वाला आपने मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन में आपके पास एमएससी हो के साथ, एमएससी पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में एमएससी हो। दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई से द्विवर्षीय डिप्लोमा के साथ रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ बीएससी अथवा। नंबर 3 है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अधिमानी अर्हता की बात कर लें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। दूसरा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो आपको वरीयता दी जाएगी, लेकिन ये होना कोई ज़रूरी नहीं है। जितने भी अधिमानी अर्हता है ये कोई अनिवार्य नहीं है। अगर ये अधिमानी अर्हता आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं और आपका चयन तब भी हो सकता है। सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से प्राच्य भाषा संस्कृत में आचार्य हो। इसके बाद दूसरा नंबर है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बीएड उपाधि और डीफिल या पीएचडी को वरीयता दी जाएगी। अधिमानी अर्हता सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो और एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हो या खेल प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया हो तो उसे अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास है तो आपको वरीयता दे दिया जाएगा, नहीं है तो भी आपका चयन हो सकता है। 15 नंबर है जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पर्यटन विभाग। नंबर का है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, इसमें नंबर 1 दिया हुआ है
कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन या होटल मैनेजमेंट या सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखता हो। फिर 2 नंबर है कि हिंदी अंग्रेज़ी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो। तो सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, ये अनिवार्य में है, ये अनिवार्य होना चाहिए। 16 नंबर है प्रचार अधिकारी पर्यटन विभाग अनिवार्य शैक्षिक योग्यता दे रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास जनसंपर्क में या पत्रकारिता में या सामूहिक संचार में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखते हों आप। दूसरा नंबर, दूसरी अनिवार्य शैक्षिक है योग्यता, दूसरी वाली भी होनी चाहिए आपके पास कि हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर ज्ञान आपको होना चाहिए। 17 नंबर है सहायक निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी कृषि श्रेणी विकास शाखा कृषि विभाग से है ये। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। अधिमानी में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो और नेशनल कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता मिल जाएगी। 18 नंबर है सहायक निदेशक सांख्यिकी कृषि विभाग में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित अथवा गणित सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी या स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। नंबर खा है अधिमानी अर्हता सरकारी आंकड़ों या उसके निर्वाचन में 5 वर्ष का अनुभव। नंबर 2 भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित सांख्यिकी में PhD उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता हो। नंबर 3 संगणक प्रोग्रामर यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामर और PCAT या XT के संचालन का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या NCC का भी प्रमाण पत्र आपके पास हो। 19 नंबर है सहायक निदेशक की पोस्ट है। इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण एवं सहायक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अधिमानी अर्हता कहा गया है कि अगर ये है तो आपको वरीयता दे दी जाएगी, नहीं है तब भी आपका चयन हो सकता है। तो अधिमानी अर्हता में है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण एवं स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। नंबर 2 है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो और NCC का भी प्रमाण पत्र अगर है तो वरीयता मिल जाएगी। 20 नंबर है सहायक निदेशक रसायन कृषि सेवा कृषि विभाग अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में PhD की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। नंबर 2 प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। नंबर 3 है राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको वरीयता मिल जाएगी। 21 नंबर है सहायक निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अनिवार्य योग्यता है शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए आपके पास।
यानी कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान में स्नातकोत्तर, कृषि एमएससी, विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि एमएससी कृषि या विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी उपाधि होनी चाहिए। अधिमानी में दे रखा है कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो और एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हो। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, खाद्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञान स्नातक बीएससी या विज्ञान स्नातक कृषि बीएससी कृषि या उपाधि। विज्ञान स्नातक बीएससी या विज्ञान स्नातक कृषि बीएससी कृषि की उपाधि के बाद राजकीय फल परिरक्षण एवं डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ से या किसी अन्य संरक्षण से 15 मास का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबंध और भोजन प्रबंध में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो या खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि एमएससी प्राप्त की हो, यानी कि उपाधि जो कि एमएससी से हो प्राप्त की हो या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्नपत्र विषय के साथ खाद्य में प्रश्नपत्र के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी उपाधि हो। अधिमानी अर्हता आपके पास हुई प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का भी प्रमाण पत्र आपके पास हो। फिर है उद्यान विकास कृषि एवं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान विभाग में विज्ञान स्नातक कृषि बीएससी कृषि या उद्यान विषय में समकक्ष उपाधि। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होते हुए सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो कि सेना में कम से कम 2 वर्ष की, प्रादेशिक सेना में कम से कम न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का और राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र हो। तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट हैं दोस्तों, आप लोग इसको उसमें देख सकते हैं विज्ञापन डाउनलोड करके। बहुत सारी पोस्टें हैं। परिवहन विभाग है, जैसे बाल विकास परियोजना अधिकारी है, परिवहन विभाग का पढ़ दे रहे हैं कि अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई उपाधि होनी चाहिए और यह भी आवश्यक है कि यह देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का पूर्ण ज्ञान रखता हो। अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की कम से कम आपने सेवा किया हो और नंबर दूसरा है कि आपके पास एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हो। इसके बाद सीडीपीओ की पोस्ट आती है बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अगर है आपके पास, यानी कि आपको अगर आप सीडीपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सीडीपीओ की पोस्ट में आपका तभी चयन हो सकता है जबकि आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान यानी कि सोशोलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस में अगर आपने
स्नातक किया है, यानी कि बीए या बीएससी कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको ये पोस्ट लोक सेवा आयोग दे देगा। या अगर आपके पास इसमें से नहीं है ये चीज़, ये सारे इन 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं रहा है, तो सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता अगर आप रखते हैं इससे समकक्ष, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया हो। नंबर दूसरा है नंबर 2 है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा किया हो और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये डिटेल हो गई। और कुछ और पोस्ट हैं जिनके लिए कि शारीरिक मापदंड मांगता है, तो ऊपर मैंने पुलिस अधीक्षक के लिए पढ़ा था, तो इसको हम पढ़े दे रहे हैं शार्ट में। नंबर का दे रखा है ऊंचाई नंबर 1 में सामान्य वर्ग और एवं अन्य वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर, पुरुष अभ्यर्थी के लिए और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के अगर है तो 162.6 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना की माप केवल पुरुषों के लिए है, महिलाओं को सीना की माप नहीं देनी है। तो नंबर 1 क्रमांक में है वर्ग अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी बिना फुलाए, पुरुष वर्ग के अभ्यर्थी ही सिर्फ होंगे बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर, फुलाने पर 81.5 सेंटीमीटर। सामान्य व अन्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। शारीरिक वज़न केवल महिलाओं के लिए है, महिलाओं को अपना वज़न बताना होगा, उनका कम से कम यानी कि न्यूनतम 45 किलोग्राम शारीरिक वज़न होना चाहिए। तो इस तरीके से ये डिटेल है इसकी। और आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2021 को इसकी निश्चय किया गया है। 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और 42 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1979 से पूर्व और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शुल्क की बात कर लें, अनारक्षित श्रेणी का अगर अभ्यर्थी है तो 150 रुपये देना होगा। आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 26 रुपये 55 पैसे, कुल 176 रुपये 55 पैसे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा। फिर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखंड के जो ओबीसी हैं उनको 150 रुपये आवेदन शुल्क, 26 रुपये 55 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क और कुल 176 रुपये 55 पैसे देना होगा। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये 26 रुपये 55 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क, कुल 86.55 रुपये देना होगा। उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के EWS के 150 रुपये और 26 रुपये 55 पैसे यानी कि 176 रुपये कुल देना होगा। शारीरिक दिव्यांग नंबर 5 है शारीरिक दिव्यांग को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, सिर्फ 26 रुपये 55 पैसे प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित देना है, कुल 26.55 यानी कि कुल 26 रुपये 55 पैसे दिव्यांग शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को देना है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे अगर हैं तो कोई शुल्क नहीं देना है, प्रोसेसिंग शुल्क भी कुछ नहीं लगेगा।